नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जो राहुल गांधी ने मंगलवार को राजधानी भोपाल में ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का एक फोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आया और नरेंद्र मोदी जी तुरंत सरेंडर हो गए। इतिहास गवाह है कि आरएसएस बीजेपी का यही कैरेक्टर रहा है। कांग्रेस के शेर शेरनी कभी नहीं झुकते। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ऐसे बयान पर राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं का अपने ही देश को नीचा दिखाना कहां तक सही है। राहुल गांधी ने कहा कि 1971 में इंदिरा गांधी ने अमेरिका की धमकी के बावजूद पाकिस्तान को तोड़ दिया था। कांग्रेस के बब्बर शेर और शेरनियां सुपर पावर से लड़ते हैं, वो कभी झुकते नहीं है। भारत के ज्यादातर हिस्से कांग्रेस के शासन में चीन और पाकिस्तान ले गया। ऐसे में कांग्रेस की छवि कमजोर बनाई गई है। राहुल गांधी की पूरी कोशिश उसे मजबूत दिखाने की है। जहां 1971 में इंदिरा गांधी ने अमेरिकी दबाव के बावजूद पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, कांग्रेस इसे ही भुनाती रहती है। वहीं बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार कर कहा कि राहुल गांधी ने सरेंडर शब्द का इस्तेमाल करके सेना का अपमान किया है। वो आपराधिक नेता हैं जो ओछी राजनीति करते हैं। कांग्रेस में सरेंडर कैलेंडर भरे हुए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 10 जून से 30 जून तक चलेगा। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि 3 तरह के घोड़े होते हैं, रेस वाला, बारात वाला और लंगड़ा घोड़ा। रेस वाला घोड़ा दौड़कर आगे बढ़ जाता है, बारात वाला घोड़ा बारात तक ही चल पाता है, तीसरा घोड़ा लंगड़ा होता है जो किसी काम का नहीं होता। वहीं कांग्रेस को रेस वाला घोड़ा बनना है, दौड़कर आगे जाना है। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तंज कसा और कहा कि गधों की महफिल में घोड़ों की चर्चा कैसे आ गई। रेस का घोड़ा कौन है और बारात का घोड़ा कौन है, ये मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। इस दौरान राहुल गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी को जूते पहनकर श्रद्धांजलि दी। जहां इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी तंज कसना शुरू कर दिया। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी निहायत ही ओछी, स्तरहीन बातें कर यह विश्व को बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता का घोर अभाव है। मित्रों, यह विषय सिर्फ उनकी अपरिपक्वता का नहीं है, विषय उससे कहीं गंभीर है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस थे, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे सबसे पहले आप सभी का परिचय करा दें। हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रभात कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही कर्नल दर्शन सिंह ढिल्लों जी जुड़े हुए हैं, जो कि रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं, और मेजर मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। आप चारों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत प्रभात कुमार जी आप ही के साथ। राहुल गांधी एक बड़े नेता है, एक ऐसी इमेज राहुल गांधी की है कि अगर वो 4 लोगों के बीच में जाए तो शायद उनकी बातों को सुना जाए गंभीरता के साथ और उस पर अमल करने की कोशिश करें। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जब वो पहुंचते हैं तो उनके इस तरह के बयान आते हैं, नरेंद्र सरेंडर। क्या सही है राहुल गांधी के लिए? आपको गलत कहां दिख रहा? अच्छा, आपको सही कहां दिख रहा है? मुझे तो पूरा सही दिख रहा है।
कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है ना सर, तो इसलिए सही दिख रहा है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश के लोग अब खुद पूछ रहे हैं कि ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, नरेंद्र, मध्य सरेंडर, प्रदेश के फिर लोग पूछ सीज रहे हैं, आप फायर पूछ का रहे हैं। जिक्र किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से। हाँ, हम्म, हमारी सेना बहादुरी के साथ लड़ रही थी, पूरा देश हमारी सेना के साथ खड़ी थी। देश का एक एक बच्चा कहता था कि इस बार पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है। पूरा विपक्ष सरकार के साथ, सरकार के फैसलों के साथ खड़ा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति का एक बयान आता है, एक टिप्पणी आती है, एक ट्वीट जी। आता है कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच सरेंडर करवा दिया। क्या है ये? वो कहता है टेरर का टेरर दिखा करके सरेंडर करवाए दोनों देशों से। हम्म, आपको क्या लगता है? ठीक है, हम अपनी सेना की बहादुरी और पाकिस्तान की कायरतापूर्ण जो कार्रवाई थी उसके बारे में विदेशों में जाकर के अपना पक्ष रख रहे हैं, विपक्ष के नेता भी रख रहे हैं, पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। लेकिन देश में सवाल तो पूछेंगे ना? नहीं पूछेंगे कि साहब आपने सरेंडर कैसे कर दिया ठीक है। ट्रंप के सामने? रितु जी, पूछना पड़ेगा। और हाँ तो माफ सर कीजिएगा, पूछिए ना, पूछने का एक सलीका होता है, एक तरीका होता है, तरीके से बता पूछिए। दीजिए ना, तरीका क्या एक होता है? तरफ शशि थरूर, आप ही की पार्टी के नेता हैं ना, जब शशि थरूर डेलीगेशन में विदेश गए हैं, उनकी तरफ से अपनी बात रखी जा रही, तो आपकी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं कि शशि थरूर तो बीजेपी के प्रवक्ता बन चुके हैं। रितु जी, ये आपको लहजा, मैं एक चीज- ये तरीका आप लोग अपनाएंगे तो कैसे फिर चीजें आगे बढ़ेंगी? रितु जी, मैं आपको एक बात बता दूं, हम पहले से डिमांड कर रहे थे सरकार से कि सदन का सत्र बुलाइए, सारी स्थितियों को आप वहां पर रखिए, एक चर्चा हो, स्वस्थ चर्चा हो। देश की बात है, जी ये कोई ढोल पीटने की बात नहीं है, डायलॉगबाजी की बात नहीं है। और रही शशि थरूर साहब की बात, मैंने पहले ही कहा रितु जी कि हाँ, विपक्ष के नेता भी विदेशों में जाकर के पाकिस्तान की कायरतापूर्ण नीति के बारे में विदेश के लोगों को बता रहे हैं। ये तो हमारे देश की बात थी। लेकिन देश के अंदर जिस ढंग से नरेंद्र मोदी जी के, मुझे एक चीज बताइए ना, आपको ताजुब नहीं हुआ? पूरा देश तो ताजुब कर रहा था। अभी आप मध्य प्रदेश के लोगों की बात कर रही हो, पूरे देश में हतप्रभता छाई हुई थी कि भाई क्या हुआ जब पाकिस्तान की गर्दन हमारे हाथों में थी, हमारी सेना शौर्य का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को धूल चटा रही थी। तो आखिर ये ट्रंप है कौन, कहां से आया, किसने लाया? तब बोलना पड़ेगा ना ठीक कि है, नरेंद्र ही सरेंडर है। नहीं बोले? ठीक है, निश्चित तौर पर आप बोलिए, आप कोशिश कीजिए कि अमेरिका जाइए, अमेरिका में जाकर इस तरह के बयान भी दीजिए, क्योंकि अब ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। जब राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहां पर वो भारत की छवि वैसे ही पहले ही बर्बाद कर देते हैं, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए सर, बात देश की हो रही है, देश की बात हो रही है, तो देश के मामलों पर कोई भी यहाँ पे जो उलूल जुलूल बयान दे रहे हो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का आप लगातार जिक्र करें, डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का जिक्र करें जहां पर सीज फायर का ऐलान कर दिया गया था। उसके कुछ टाइम बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये भी तो कहा गया था ना, बात सुनिए प्रभात कुमार जी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और पोस्ट करके ये भी कहा गया था कि मैंने सीज फायर नहीं करवाया, ना मेरी कोई ऐसी बातचीत हुई। उस बयान को आप लोग क्यों नहीं देखते हैं? सरकार आकर के बता देना। मैं तो डिमांड कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी आए सामने, जो डायलॉगबाजी कर रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस का जो नजरिया है, फिलहाल कांग्रेस उसी नजरिए के तहत आगे बढ़ेगी। रत्नाकर सिंह जी जवाब दीजिए, जब कांग्रेस लगातार सर आप लोगों से मांग कर रहा है कि सदन का विशेष सत्र बुला दीजिए, उसमें सारी चर्चा ऑपरेशन सिंदूर या पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, भारत को कितना नुकसान हुआ, सब बता दीजिए, तो बीजेपी क्यों इस चीज से पैर पीछे कर रही है? देखिए रितु जी, कांग्रेस के लोगों को ये सारे तथ्य जो ये कहते हैं, ये जो मांग कर रहे हैं, ये इनके ही शासनकाल में अगर देख लीजिएगा, 1965 में जब शास्त्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया था, और जब भी हम लड़ाई जीते थे उस समय, तो उस समय तत्कालीन रक्षा मंत्री थे चौहान साहब। चौहान साहब ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि युद्ध नीति का खुलासा जो है वो बहुत नहीं किया जाता है, चाहे वो युद्ध के समय हो चाहे युद्ध के बाद हो, ये गोपनीय तरीके से रखा जाता है, क्योंकि हम अगर किसी भी तथ्य का खुलासा करेंगे तो वह निश्चित रूप से दुश्मन देश के काम आता है। तो ये बातें इनको शायद पता नहीं है। और मैं दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूंगा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आपने देखा कि किस तरह से हमने पाकिस्तान के घर में घुस करके आतंकी ठिकानों पे हमला किया, उसके बाद हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई और अपने डेलीगेट्स जो है विदेशों में भेजे और वहां पे पाकिस्तान के जो मंसूबे थे उसका खुलासा किया। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। और विशेष रही बात विशेष सत्र की, तो निश्चित रूप से हमने सर्वदलीय बैठक भी बुलाया था और विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेने का भी पहले भी काम किया था। 2 बार सर्वदलीय बैठक हुआ था। उसके बाद भी जब भी सत्र होगा, संसद सत्र होगा, तो अगर कांग्रेस पार्टी समझती है कि
गोपनीयता भंग ना हो, सेना की गोपनीयता भंग ना हो, तो निश्चित रूप से हम उसका हर जवाब देने के लिए भी ठीक तैयार है। हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है, अभी हमारे भाई साथी प्रवक्ता प्रभात कुमार जी कह रहे थे कि हम गर्दन दबोचने वाले थे, फिर क्यों हमने सीज फायर किया। मैं दो चीज पूछूंगा, उसका जवाब अच्छे से दे देंगे। क्योंकि हमने तो 100 आतंकवादियों को मार गिराया, उनके एयरबेस को भी नेस्तनाबूद किया, एयर डिफेंस सिस्टम को भी खत्म करने का काम किया, 9 आतंकी ठिकानों जो मुख्यालय थे उनके उसको भी खत्म करने का काम किया। तो ये ऑपरेशन जो है, जो हमारा उद्देश्य था, पूरी तरह से सफल था। मेरा लेकिन दो प्रश्न है, जरा ये बता देंगे कि पंडित नेहरू जी ने पीओके, जब ही हमारी सेना 24 अक्टूबर 1947 को जो पहला आतंकी हमला इस देश में हुआ था, उसके बाद हमारी सेना 5 दिन के बाद जो इन्होंने देरी से निर्णय लिया, 5 दिन के बाद जब ठीक है हमारी सर, सेना माफी के लड़ने साथ गई आपके वहां बीच में पे, इंटरप्ट कर रही हूँ। निश्चित तौर पर आप लोगों की तरफ से कांग्रेस से सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन हम इतिहास में क्या कुछ हुआ वो नहीं खंगाल रहे अभी जवाब देने आपकी तरफ दीजिएगा, से सर। प्लीज। चूंकि एक सेकंड, लॉटरी प्रभात कुमार जी, अब रत्नाकर सिंह जी, आपकी तरफ से जिक्र किया कि युद्ध नीति का इतनी जल्दी हम नहीं बता सकते ताकि दुश्मन देश को इस चीज का फायदा ना हो। लेकिन सर, नीति मत बताइए, क्या रणनीति थी वो मत बताइए, पर ये तो बता दीजिए पाकिस्तान को किस तरह से नुकसान हुआ, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता क्या रही, और जो सवाल इस वक्त विपक्ष पूछ रहा है केंद्र सरकार से, वो तो बताया जा सकता है ना। तो ये देखिए, हमारे डीजीएमओ ने और विदेश सचिव ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और जो सैटेलाइट तस्वीरें थी, जो सैटेलाइट फुटेज थी, वो सारी चीजें जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत पूरे देश की जनता को बताया गया और सबूत दिखाया गया, ताकि नहीं ये सर, विपक्ष के लोग सबूत ना मैं मांग आपकी बात सकें। पूरी तरह से समझ और रही फिर हूँ, भी लेकिन जो अगर विपक्ष कांग्रेस इस वक्त पार्टी सवाल को इस उठा पे रहे भरोसा सर, नहीं है, वो सवाल डीजीएमओ लेवल की जो बैठक या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं विपक्ष की तरफ से जो सवाल पूछ रहे हैं। और देखिए, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ, उन्होंने बकायदा एक संसद का विशेष सत्र बुलाया, अपने सभी जो नेता हैं उनको इस बात की जानकारी दी कि किस तरह से क्या क्या चीज हुई है। तो कम से कम भारत को भी इस तरह का कोई कदम उठाना चाहिए। कर्नल दशरथ सिंह जी, मैं आपके पास आते हुए सर, इस पूरे मामले को लेकर जो राजनीति हो रही है उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या एक तरफ तो जो डेलीगेशन है वो विदेशों में जाकर भारत का पक्ष रख रहा है, पाकिस्तान को बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देश में अलग ही स्थिति और भूचाल मचा हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात कहूंगा, ये पूरे एपिसोड की जो राजनीति का स्तर है दिनों दिन गिरता जा रहा है। निश्चित तौर पर कोई मान मर्यादा नहीं है, कोई भी किसी जो नेशनलिटी की फीलिंग है वो कहीं भी नहीं। अगर आज हम कांग्रेस पे सवाल करते हैं कि राहुल गांधी ने ये कहा, वो कहा, ये कहा, मैं बात में नहीं जाऊंगा क्या कहा या क्या नहीं कहा, उस पे बीजेपी सवाल कर रही है। अब तो जब बीजेपी नेहरू जी के ऊपर सवाल करती है तो क्या कांग्रेस को सवाल करने का हक नहीं है? जी। तो ये जो डिसीजन है इसके ऊपर सवाल करने का हक तो चलता रहेगा। और जब पॉलिटिक्स तो शुरू होगी, देखिए बात तो वोटों की है, जब इलेक्शंस आए तो ये चीजें सामने आएंगी। क्या आज बीजेपी वाले सिंदूर नहीं कर रहे हैं इलेक्शन बाउंड स्टेट में? जब वो होगा तो दूसरी जगह भी रिएक्शन होगा। उन्होंने भी अपनी वोट बैंक को कुछ ना कुछ मसाला देना है कि जिसके ऊपर वो बीजेपी को नीचा दिखा सके कि उन्होंने ऐसे सरेंडर कर दिया। तो ये चीजें गलत हैं, पॉलिटिक्स में नहीं होनी चाहिए और गलत तरीके से हो रही हैं। बाकी आप देखिए, आज सोशल मीडिया की वॉर है, सोशल मीडिया पे रूमर से भरा पड़ा है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी, अटकलों का, अफवाहों का बाजार गर्म रहता है। कुछ पोस्टें सोशल मीडिया के ऊपर घूम रही हैं, उनमें हमारे भारत के पायलटों के नाम आ रहे हैं, जहाजों के नंबर आ रहे हैं और उनके जो सर्विस नंबर दिए जा रहे हैं, जो करेक्ट है, मैंने चेक किया वो करेक्ट है। तो क्यों नहीं हम ये पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करते हैं उन पायलटों को सामने लाकर कि ये पायलट है हमारे और ये बिल्कुल सही सलामत खड़े हैं। क्योंकि जब हम किसी के झूठे प्रोपेगेंडे पे चुप कर जाते हैं तो एक तरह से मूक हम उसको गवाही दे देते हैं कि ये सही होगा। हमें जो ऐसा प्रोपेगेंडा, उस पे रल मिलके सभी पार्टियों को लड़ना चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब एक रीजनेबल लेवल की इंफॉर्मेशन सभी पार्टियों को टाइम बाउंड दी जाए। ऑपरेशन की डिटेल ना दी जाती है कभी, ना जरूरी होती है, ना मांगी जानी चाहिए, वो बिल्कुल गलत बात है। पर कुछ देखिए, अगर आप कहें कि हमारा कोई लॉस ही नहीं हुआ, किसी वॉर में नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत बात है। बिना नुकसान के कोई जंग जीती नहीं जाती, चाहे वो 71 की लड़ाई हो, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो। कारगिल में भी हमने एयरक्राफ्ट खोए थे, एक हेलीकॉप्टर खोया था, 1-2 जहाज भी खोए थे। तो ये लॉसेस आर पार्ट ऑफ द वॉर, ये होंगे।
तभी लड़ाई जीती जाएगी। घर में बैठ के लड़ाई नहीं जीती जाती, लड़ाई तो दुश्मन के इलाके में घुस के कुर्बानियां दे के जीती जाती है, सोल्जरों द्वारा, इक्विपमेंट द्वारा, सभी चीजों से। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। देश साथ में है और मैटर करता है नुकसान नहीं, मैटर करता है एंड रिजल्ट। ठीक है सर। एंड रिजल्ट जो हुआ है, जब ये सीज फायर हुआ है तो काफी भारत ने की अच्छी बढ़त बना ली थी और उन जगहों को टारगेट किया जो पहले कभी टारगेट नहीं किए गए थे। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक। लाहौर तक, कराची तक मिसाइल्स हमारे फायर चले गए हैं और उनके हमने रनवे डिस्ट्रॉय किए थे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओवरऑल हमारी स्पिरिटी रही है। और कुछ अगर लॉसेस हुए भी हैं जिसकी मुझे जानकारी नहीं है, पर अटकलों के बाजार को ध्वस्त करने के लिए जरूरी है कि एक जो कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन है, सभी जो लोकसभा का सेशन बुला के जैसे भी सरकार चाहे, तो उसके बाद सभी पार्टियों को, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो सवाल उठ रहे हैं, कम से कम उन सवालों के जवाब तो मिल पाएंगे, बाहर नहीं जाना चाहिए और उसके भीतर होंगे। ध्यान देने चाहिए। निश्चित तौर पर सर आपकी बात से सहमत और कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र भी आपने किया। लौटूंगी आपके पास मेजर मोहम्मद अली शाह जी, आपके पास आते हुए सर, इस वक्त जो देश की राजनीति हो रही है वो सेना के शौर्य और पराक्रम की गाथा भी गा रही है और आलोचना भी एक तरह से की जा रही है इनडायरेक्टली तरीके से, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये कहना कि तुरंत में सरेंडर कर दिया और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आते हैं, ये लंबे समय से हम इस पूरे मामले को लेकर सर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस राजनीति के तहत अब क्या मैसेज जा रहा है? क्योंकि बीजेपी का कहना कि सेना के शौर्य का अपमान किया जा रहा है, हमारी आर्मी का अपमान किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। अली शाह जी, आवाज पहुंच रही है सर? अली शाह जी, आवाज पहुंच रही है? चलिए, अली शाह जी से संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से साधा देंगे। प्रभात कुमार जी, अपनी बात रखिए आप। मैं कर्नल साहब की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा जी। कर्नल साहब ने बहुत खूबसूरत बात और बहुत बढ़िया ढंग से कही। विपक्ष भी कर्नल साहब यही डिमांड कर रहा है कि विपक्ष को जानने का हक है और ये इस पूरे देश को जानने का हक है कि ठीक है, युद्ध की परिस्थितियां, युद्ध की जो नीति होती है वो जाहिर नहीं की जा सकती, सबको पता है, लेकिन सीज फायर आपने किस उद्देश्य और किस कारण से किया, उसमें कौन से मुद्दे लिए गए? क्या हाफिज सईद को आपने कहा कि सौंपो? क्या आपने मसूद अजहर को सौंपने की बात करी? क्या आपने दाऊद इब्राहिम को सौंपने की बात करी? कुछ तो मसौदा तैयार किया हो गया होगा रितु जी, जब तो सीज फायर हुआ। क्या सिर्फ ट्रंप के कह देने से हो गया? उसने कहा ट्रेड नहीं करूंगा, सरेंडर साहब सरेंडर कर गए। यही तो प्रश्न विपक्ष पूछ रहा। और दूसरी बात, रत्नाकर भाई आपको एक चीज बता रहा हूं, चलते युद्ध के दौरान कर्नल साहब बैठे हैं, मैं माफी के साथ कह रहा हूं, दो आर्मी के महान सपूत बैठे हैं, उनके मध्य बोल रहा हूं। चलते युद्ध के दौरान पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने 1962 में संसद के विशेष सत्र को आहूत करने के लिए पंडित नेहरू से आग्रह किया और पंडित नेहरू ने उस आग्रह को स्वीकार करते हुए चलते युद्ध के दौरान सत्र का आयोजन किया। ये होती है सीना ठोक नीति। ये कायरतापूर्ण नीति से देश नहीं चलेगा। और रह गई बात, अभी आप जो साबित करने में लगे हैं ना रत्नाकर भाई, मैं आपको माफी के साथ कहना चाहूंगा, आप विपक्ष को नहीं बताएंगे, आप देश को नहीं बताएंगे, लेकिन हमारे विदेश मंत्री पाकिस्तान को ऑपरेशन से पहले बता देंगे कि हम तुम्हारे यहाँ ऑपरेशन करने आ रहे हैं, तुम मसूद अजहर बचा लो, तुम हाफिज सईद बचा लो, तुम दाऊद इब्राहिम बचा लो, तुम सारे आतंकवादियों को बचा लो, हम सिर्फ महल को ध्वस्त करेंगे। क्या यह नीति होती है? इस पर भी कोई प्रश्न खड़ा करेगा ना। और अंतिम बात, रितु जी, ये रत्नाकर भाई बोल रहे थे, इनको बताना चाहिए जी इस जीडीएस का बयान क्या है। जब हमने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई बिल्कुल कर्नल साहब ने ठीक कहा, युद्ध का एक तरफा नुकसान नहीं होता, युद्ध हमेशा दो तरफा नुकसान देता है, चौतरफा देता है मेरे ख्याल से। लेकिन आपको बताना पड़ेगा देश को ना, देश के टैक्स पेयर के पैसे से हम आप सारे लोग वहां बैठे हैं ना, तो आपको बताना पड़ेगा, आप रिस्पॉन्सिबल हो देश के लोगों के लिए कि भाई ये जो नुकसान हुआ, इस नुकसान की भरपाई हम कैसे करेंगे, आगे से इसके लिए हम व्यवस्था कैसे करेंगे कि आगे ऐसे नुकसान ना हो। और बिल्कुल कर्नल साहब ने ठीक कहा, हमारे पास पायलट है मौजूद, हमारे पास विमान मौजूद है, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को सरकार ही तो करेगी ना। ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, सरकार आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। ठीक है, सरकार चीन का नाम नहीं लेती है जो पाकिस्तान के पीछे खड़ा है, और सरकार सेना के आड़ में छुपती है। तुझी कब प्रश्न खड़ा करना पड़ता है और मजबूरी होती है, बोलना पड़ता है कि नरेंद्र सरेंडर है।
ठीक है, समझ गई सर आपकी बात। मेजर मोहम्मद अली शाह जी, एक बार फिर आपके पास आते हुए सर, चूंकि देखिए अब लगातार सियासत हो रही है और सियासत के तहत कई सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगी सर, चूंकि आप रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं तो आप भली भांति जाते हैं डिफेंस को, सिस्टम को और जो भी वहां की चीजें या रीति नीति रहती है, तो ऐसे में जो चीज अभी तक ये बताई नहीं गई है कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया गया था, भारत पाकिस्तान के बीच में जो कुछ हुआ था उसमें कितना नुकसान भारत को हुआ, क्या ये सब चीजें देशवासियों से छिपानी जरूरी है? जी ऋतु जी, मेरा ऐसा मानना है कि फौज को, सेना को राजनीति से, पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए। बिल्कुल, क्योंकि फौज बहुत ही एपॉलिटिकल और सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही साफ सपूतरी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, और जितना इसको राजनीति से दूर रखोगे किसी भी पक्ष से, किसी भी कोई पार्टी हो, उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि फौज कभी किसी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तो कोई सी पार्टी बेसिकली मैं समझा रहा हूँ, उसे दूर रहती है। केवल जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट किसी की भी हो, उससे रहती है। अब दूसरी बात, मेरे को बहुत ताज्जुब होता है कि इतनी अच्छी शिक्षा, तालीम, इतनी अच्छी एजुकेशन लेकर एक ऐसे खानदान से आकर, जिसने जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सत्ता में चलाया है सदियों से। जी मोहम्मद अली शाह जी, आवाज पहुंच रही सर? चलिए, फिलहाल किसी तरह का कनेक्शन यहाँ पर है। अब कर्नल दर्शन सिंह ढिल्लों जी, आप ही के पास आते हो और सर इसी सवाल को समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अब सियासत हो रही है सर, निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। सवाल तब भी उठ रहे थे जब ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ था, और उससे पहले भी जब कवायद थी तब भी सवाल उठाए जाते 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक के बाद से। तो अब ऐसे में सियासत हो रही है देश भर में, भली भांति वो होती रहे, लेकिन जो चीज अभी तक यहाँ पर सच, जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है, उन सवालों के जवाब अभी तक विपक्ष को या पूरे देशवासियों को नहीं मिल पाए हैं। तो अब ऐसे में क्या ये सब चीजें गुप्त रखनी जरूरी होती है सरकार के लिए? देखिए, गुप्त रखने एक लिमिट होती है, कुछ चीजें गुप्त रखनी होती हैं, कुछ नहीं रखनी होती हैं। अगर हम सभी चीजें गुप्त रखते तो आज निर्मल जीत सिंह सेखों और विक्रम बत्रा के बुत न लगे होते जगह जगह। अब हम बिल्कुल चुप कर जाते कि वो तो शहीद हुए ही नहीं और पता ही नहीं किसी को। हम भूल जाते, देश भूल जाता है इन शहीदों को। उनको याद इसीलिए रखा जाता है क्योंकि समय पे और लोगों को बताया गया कि ये कितनी बहादुरी से लड़े और बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। अरुण खेत्रपाल कितनी बहादुरी से, कितनी यंग उम्र में लड़े, लोग आज याद करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। पर उस टाइम क्या हम उसको छिपा लेते हैं कि नहीं, ये तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो अरुण खेत्रपाल की हिस्ट्री किसी को ना पता लगती। तो हिस्ट्री, ये मोटिवेशन वेक्टर होते हैं यंग ऑफिसर्स के लिए, तभी ये स्टोरीज आगे चलती हैं कि किस तरह, देखिए उनके पिता भी फौज में थे, किस तरह से उन्होंने बाद में पाकिस्तान गए भी और वहां उनको पता लगा कि आमने सामने की लड़ाई कैसे हुई थी। ये आर्मी के इथोस है कि डेड के बाद भी रिस्पेक्ट करनी है। और यहाँ पार्टियां एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रही हैं इन चीजों के ऊपर में। कोई वर्दी पहन के घूम रहा है, कोई सिंदूर के सितारे लगा के गाड़ियों के ऊपर घूम रहा है। ये तो बड़ी ओछी चीजें हैं। अरे आप इनको छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स में इलेक्शन जीतिए, आपको कौन रोकता है? ये ना तो इंदिरा गांधी की आर्मी है, ना मोदी की आर्मी है, ये भारत की आर्मी है और इसे भारत की आर्मी रहने दीजिए। इसको पोस्टर बॉय मत बनाइए, इनके पोस्टर मत बनाइए। इनको सोशल मीडिया में जो किसी की फोटो की इसने ये कर दिया, एयर चीफ ने ये कर दिया, वो चीजें पब्लिसिटी के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्मी चीफ को, एयर चीफ को कोई इलेक्शन नहीं लड़नी है कि जिससे वो सोशल मीडिया पे लाइक्स आ जाएंगे, ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। तो हमें उनको ये सोशल मीडिया और ये चीजों से दूर रखना चाहिए। और जो रिस्पेक्ट है, आर्मी पर्सनल की जो रिस्पेक्ट है, जो सोल्जर की रिस्पेक्ट है, आज ट्रेनों में ट्रेवल करते हैं सोल्जर, देखिए किस हालत में ट्रेवल करते हैं, क्या फैसिलिटी है, रेलवे स्टेशन के ऊपर क्या फैसिलिटी है, एक्स सर्विसमैन की प्रॉपर्टीज वगैरह किस तरह से गुंडे आज दबा लेते हैं। निश्चित तौर पर आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। देश की हिफाजत कर रहे हैं, उनकी हिफाजत करना कहीं ना कहीं हमारा भी दायित्व होता है। प्रभात कुमार जी, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे लूंगी, क्योंकि देखिए अब सियासत हो रही है, वो होती रहेगी, लेकिन क्या लग रहा है कि जिस तरह से दर्शन सिंह ढिल्लों जी की तरफ से भी कहा गया कि इस तरह की चीजें राजनीति से बिल्कुल हटकर होनी चाहिए, महज वोट बैंक के लिए ये सब हो रहा है? मैं सैल्यूट करता हूं दर्शन सिंह साहब आपको और अपनी पूरी सेना को आपके माध्यम से। आप सोचिए, इस देश के प्रधानमंत्री जो अभी तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं,
ये हमारे शहीदों के नाम पर, पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये सेना का राजनीतिकरण नहीं था तो और क्या था साहब? माफ कीजिएगा, सिर्फ शहादत तक सीमित नहीं रही। उन्होंने कहा कि पुलवामा में जो शहीद हुए उनके नाम पर एक वोट तो बनता। ठीक है, सीधे तौर पर ये समझना कि जो कुछ भी हो रहा है वोट बैंक को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। बहरहाल इस तरह के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति से बचना चाहिए और सेना को तो दूर रखना चाहिए राजनीति से, क्योंकि समय की कमी है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है